नमस्ते। हमारे इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान। हम सिर्फ इतिहास या नियमों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके पीछे छिपी उन असली रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों को जानेंगे, जो अक्सर हमारी नजरों से छूट जाती हैं। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ सीधे शुरू करते हैं। अब देखिए, आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से, फिर पद्म पुरस्कारों की पूरी हायरार्की और उनकी चयन प्रक्रिया को समझेंगे। इसके बाद एक बहुत ही रोचक संवैधानिक बहस पर नजर डालेंगे और अंत में उन असली जमीनी स्तर के गुमनाम नायकों की कहानियां जानेंगे। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और जब बात सर्वोच्च की आती है तो सबसे ऊपर नाम आता है भारत रत्न का। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नियमों के हिसाब से देखें तो एक साल में अधिकतम 3 भारत रत्न ही दिए जा सकते हैं, लेकिन 2024 में एक बहुत बड़ा अपवाद यानी एक एनोमली देखने को मिली। इस साल 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 5 असाधारण लोगों को इस सम्मान से नवाजा गया। और इसी के साथ इतिहास में भारत रत्न पाने वालों की कुल संख्या अब 53 हो गई है ना? कमाल की बात। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे दिलचस्प बात है, वो आपको इस लोकसभा दस्तावेज से समझ आएगी। इसमें साफ लिखा है कि भारत रत्न के लिए सिफारिशें करना पूरी तरह से प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। मतलब इसके लिए किसी भी तरह की औपचारिक सिफारिश या फॉर्मल रिकमेंडेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। प्रधानमंत्री खुद सीधे राष्ट्रपति को नाम सुझाते हैं। ये चीज इस सम्मान को और भी ज्यादा खास बना देती है। खैर, भारत रत्न के बाद अब सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं, पद्म पुरस्कारों की हायरार्की। चलिए देखते हैं कि इसके नीचे के पुरस्कारों का स्ट्रक्चर आखिर कैसे काम करता है। अगर हम थोड़ा पीछे 1954 में जाएं, तो जब ये पुरस्कार शुरू हुए थे, तब इनके नाम आज जैसे नहीं थे। इन्हें पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग कहा जाता था। फिर 1955 में इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री किया गया। मजेदार बात यह है कि इनका सफर एकदम सीधा नहीं रहा। राजनीतिक और कानूनी वजहों से 1977 से 1980 और फिर 1993 से 1997 के बीच इन पर रोक भी लगी थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये हर बार पूरी मजबूती से वापस लौट आए। अब इन पुरस्कारों के नामों में ना अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। पद्म विभूषण दिया जाता है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। वहीं अगर हम एक पायदान नीचे पद्म भूषण की बात करें तो वो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। बस शब्दों का ये छोटा सा फर्क ही इस पूरी हायरार्की को सेट करता है। और इनकी एक्सक्लूसिविटी यानी विशिष्टता का अंदाजा आप इस एक नियम से लगा सकते हैं। मरणोपरांत और विदेशियों को दिए गए सम्मानों को अगर हटा दें तो एक साल में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या 120 से ज्यादा नहीं हो सकती। जरा सोचिए, इतनी बड़ी आबादी वाले देश में सिर्फ 120 लोग। यही बात इन्हें इतना दुर्लभ और प्रतिष्ठित बनाती है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द सिलेक्शन प्रोसेस। आखिर इतने बड़े देश में से उन 120 लोगों को चुना कैसे जाता है? आइए इस प्रोसेस को डिकोड करते हैं। ये जानकर शायद आपको बहुत हैरानी होगी कि इसका नॉमिनेशन प्रोसेस पूरी तरह से आम जनता के लिए खुला है। जी हाँ, आपने सही सुना। कोई भी नागरिक किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है, यहाँ तक कि आप खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। ये आम जनता के नॉमिनेशंस ही इस पूरे प्रोसेस की सबसे पहली सीढ़ी होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब प्रोसेस इतना खुला है तो नॉमिनेशंस भी हजारों में आते होंगे। तो इस पूरी लिस्ट को फिल्टर करने का भारी भरकम काम करती है पद्म पुरस्कार समिति। प्रधानमंत्री हर साल इस हाई लेवल कमेटी को बनाते हैं। इसके हेड होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी और उनके साथ होम सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी और 4 से 6 बहुत ही प्रख्यात हस्तियां इसमें शामिल होती हैं। यही टीम तय करती है कि कौन से नाम फाइनल अप्रूवल के लिए आगे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 4 की तरफ, अवार्ड्स आर नॉट टाइटल्स। यहाँ हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी उलझन की बात करेंगे, जो सीधा हमारे संविधान से जुड़ी है। दरअसल इस पूरी बहस की शुरुआत होती है हमारे संविधान के अनुच्छेद 18(1) से। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि सरकार सेना या शिक्षा से जुड़े सम्मानों को छोड़कर कोई और उपाधि या टाइटल नहीं दे सकती। अब इस एक लाइन ने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था।
लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अगर सरकार किसी को भारत रत्न या पद्म पुरस्कार दे रही है तो क्या वो असंवैधानिक नहीं है। इस पूरे लीगल ड्रामा को 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए सुलझा दिया। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामले में कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि देखिए, ये सम्मान किसी के असाधारण काम की पहचान है, ये कोई उपाधियां या टाइटल नहीं है। बस एक ही शर्त है, जिन्हें भी ये सम्मान मिलता है वो इन्हें अपने नाम के आगे या पीछे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात खत्म। और अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 5, गुमनाम नायकों का जश्न। चलिए अब नियमों और कानूनों की दुनिया से निकलकर उन असली इंसानी कहानियों पर बात करते हैं। पिछले कुछ सालों में इन अवार्ड्स में एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव आया है। अब फोकस उन लोगों पर है जो जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं। 2024 की पद्मश्री लिस्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है। इस बार 34 ऐसे अनसंग हीरोज या गुमनाम नायकों को चुना गया है जो किसी भी कैमरा या लाइमलाइट से मीलों दूर खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। चलिए इनमें से 4 ऐसे लोगों की कहानियां जानते हैं जो सच में आपको अंदर तक प्रेरित कर देंगी। सबसे पहले मिलिए पार्वती बरुआ जी से, जिन्हें लोग प्यार से हाथी की परी बुलाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा पेशा जहां सदियों से सिर्फ पुरुषों का दबदबा रहा हो, वहां पार्वती जी भारत की पहली महिला एलिफेंट महावत बनी। उन्होंने अपना पूरा जीवन जंगलों में इंसानों और हाथियों के बीच होने वाले टकराव को कम करने में लगा दिया, वो भी एकदम साइंटिफिक तरीकों से। ये सच में किसी मिसाल से कम नहीं है। फिर नाम आता है जागेश्वर यादव जी का, जिन्हें बिरहौर के भाई के नाम से जाना जाता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन्होंने कितनी भयंकर आर्थिक तंगी का सामना किया है, लेकिन अपनी परवाह किए बिना उन्होंने अपना पूरा जीवन छत्तीसगढ़ के एकदम कटे हुए आदिवासी समुदायों को पढ़ाने लिखाने और वहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में झोंक दिया। उनका ये निस्वार्थ भाव बस निःशब्द कर देता है। और चामी मुर्मू जी का काम तो बिल्कुल अचंभे में डालने वाला है। सरायकेला की सहयोगी के नाम से मशहूर चामी जी ने 1-2 नहीं बल्कि 30 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाए हैं। और सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर 30,000 से ज्यादा महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा भी किया है। एक इंसान अकेले इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, ये बात चामी जी ने साबित कर दी है। और अंत में बात करते हैं गुरविंदर सिंह जी की, दिव्यांगजनों की आशा। कमर के नीचे से लकवाग्रस्त होने के बावजूद इनकी हिम्मत देखिए। इन्होंने एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट खड़ा कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये आज भी हजारों दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस दे रहे हैं। अपनी शारीरिक चुनौतियों को दरकिनार कर दूसरों की सेवा करना, शायद इंसानियत का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इन कहानियों को सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? आज जब देश इन जमीनी नायकों को ढूंढ ढूंढ कर उनका सम्मान कर रहा है, तो ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है। जरा अपने आसपास देखिए, हमारे और आपके अपने समुदायों में ऐसा कौन है जो बिना किसी पहचान, बिना किसी स्वार्थ के खामोशी से अपना काम किए जा रहा है। शायद एक पद्मा अवार्ड का असली मकसद ही यही है, हमारे आसपास मौजूद उस अच्छाई को पहचानना। हमारे इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपने आसपास के हीरोज को पहचानते